सामाजिक विज्ञान में कुल 4 इकाई है। पहली इकाई ऐतिहासिक, दूसरी भौगोलिक, भूगोल से संबंधित, और तीसरी लोकतांत्रिक राजनीति, चौथी आर्थिक विकास और अर्थात अर्थशास्त्र। यहाँ पर हम तीसरी इकाई से आज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। पहले अध्याय है सत्ता की साझेदारी। इसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में अध्ययन करना है। बेल्जियम और श्रीलंका। सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बेल्जियम भारत के हरियाणा राज्य से भी क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है और जनसंख्या जो है की दृष्टि से वह भारत की जनसंख्या से हरियाणा राज्य के कम है। इसमें जातीय या सामाजिक विविधता भिन्न है। बेल्जियम में जातीय विविधता यह है कि लगभग 59% फ्लेमिश में रहते हैं। फ्लेमिश क्षेत्र, फ्लेमिश क्षेत्र में निवास करते हैं, जो डच भाषा बोलते हैं। डच भाषा बोलते हैं और शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। वेलोनिया क्षेत्र में जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। जर्मन। इस तरह से हम देखें तो सामाजिक या जातीय समीकरण उसका भिन्न है। डच भाषा वाले लोग ज़्यादा संख्या में हैं, जबकि फ्रेंच भाषा वाले लोग 40% हैं और शेष जर्मन भाषा 1% है। जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जबकि 40% वाले फ्रेंच भाषा वाले लोग काफ़ी संपन्न और संपन्न थे। इसलिए संख्या के दृष्टिकोण से जो डच भाषा वाले थे अधिक थे, जबकि 40% फ्रेंच भाषा वाले थे। ये संपन्न थे, लेकिन इनकी संख्या कम थी और यही सत्ता पर जो है अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, जो सन 1950 से 1960 के दशक में काफ़ी विवाद का रूप भी धारण किया, अर्थात आपसी कलह भी हुआ, जो बाद में चल करके फ्रेंच भाषा के लोग, जिनकी संख्या 40% थी, ये काफ़ी संपन्न थे, जबकि 59% वाले विपन्न थे और अल्पमत में थे। ऐसी स्थिति में हम देखें तो जो बेल्जियम है उसकी राजधानी ब्रुसेल्स पर आधिपत्य जमा सकते थे। यही स्थिति हम श्रीलंका के बारे में देखें। श्रीलंका इसी प्रकार श्रीलंका का भी सामाजिक
जो व्यवस्था थी वो काफ़ी जटिल थी। वहाँ पर भी लगभग 74% सिंहली थे। अठारह % तमिल भाषी थे, तमिल। इसमें से भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, जहाँ से जब औपनिवेश शासन था तो उस समय चाय के बागानों में काम करने के लिए तमिल की जो संतानें थी वह श्रीलंका में बस गई, जिसमें से 18% तमिल में से 13% जो था वह श्रीलंकाई थे और शेष जो थे वह भारतीय मूल के थे। तमिल वाले जो सिंहली भाषा बोलते हैं, सिंहली, जबकि तमिल वाले जो है ये तमिल भाषा बोलते हैं। इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों हैं, मुस्लिम व हिंदू। इस प्रकार से शेष जो है 7% ईसाई हैं, जो सिंहली हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल वाले जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म से संबंधित हैं। इस प्रकार हम देखें तो श्रीलंका के जातीय या सामाजिक जो व्यवस्था थी उसमें काफ़ी जटिलता वहाँ भी है। जैसा कि हम देख रहे हैं 74% सिंहली हैं, जबकि 18% तमिल और 7% ईसाई हैं। जो सिंहली हैं वो श्रीलंका क्षेत्र में काफ़ी जो है संपन्न और सत्ता पर आधिपत्य जमाए हुए हैं, जबकि जो 18% हैं इनकी 74% के लोग इनका अधिकारों का, राजनीतिक अधिकारों का, सामाजिक अधिकारों का भी एक तरह से दमन करते रहते हैं, जो आज भी है। अतः हम देखें तो श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में जो जातीय व्यवस्था थी वह काफ़ी जटिल थी, जिससे दोनों में सिंहली और जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो ये काफ़ी अधिक थे, जबकि ये काफ़ी कम थे। लेकिन ये आधिपत्य जमाने के लिए तमिलों का उत्पीड़न भी किए, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सत्ता की साझेदारी है इस पर यदि हम नज़र डालें तो एक तरह से जिस तरह से बेल्जियम में 59% वाले आधिपत्य जमा सकते थे ब्रसेल्स में, वहाँ की राजधानी पर, और इस तरह से इसमें देखें तो ये जातीय समीकरण के आधार पर सत्ता की साझेदारी में जो एक व्यवस्था थी जिसमें एक जो ज़्यादा संख्या वाले थे वह कम संख्या अल्पसंख्यकों का एक तरह से उनके अधिकारों की या उनकी जो व्यवस्था थी उसमें कहीं न कहीं वो दखलंदाजी करते रहते थे, जो यह काफ़ी एक तरह से सोचनीय विषय है। अतः सत्ता के साझेदारी में सबका भागीदार होना जरूरी होना चाहिए, यही लोकतंत्र का मायने होता है, जो आज भी श्रीलंका में हमको दिखाई नहीं देता है, अर्थात आज भी वह व्यवस्था नहीं पाई जाती है। शेष बातें अगले दिन इसी चैप्टर संबंधित। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप हैं, जिसमें से हम यहाँ पर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो व्यवस्था इस समय है उसके बारे में प्रकाश डालने जा रहे हैं। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पहला जो सत्ता का विभाजन है, जो साझेदारी है, इस प्रकार होती है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो सत्ता का पार्टनरशिप है
पावर का पार्टनरशिप जो है इस प्रकार होता है। व्यवस्थापिका एक अंग होती है सरकार की, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यान्वित करती है। और न्यायपालिका जो होती है वह संवैधानिक कानूनों का पालन न्यायपालिका जो होती है वह न्याय और दंड देने की व्यवस्था करती है। और ये तीनों अंगों का एक दूसरे पर आधिपत्य भी है, नियंत्रण भी होता है। आधुनिक लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं है कि ये तीनों जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। दुनिया के प्रत्येक देश में ये तीनों अंग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर नियंत्रण इनका होता है। भारत में भी ऐसा है। जैसे हम देखें कि जो व्यवस्थापिका है इसका काम होता है कानून बनाना, चाहे वो देश की व्यवस्थापिका हो अथवा राज्य की व्यवस्थापिका हो। कार्यपालिका का भी जैसा कि हम बताएं हैं कि एक कानून व्यवस्था को लागू करना तथा देश में शांति और सुरक्षा कायम करना। हम देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका है वह कार्यपालिका पर भारत के अंदर नियंत्रण रखती है। कैसे कि जो मंत्रिपरिषद है, यहाँ पर संसदात्मक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसी स्थिति में जो कार्यपालिका है यहाँ पर दो तरह की होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका जिसका प्रधान राष्ट्रपति होता है, और एक कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका होती है जो संवैधानिक कार्यपालिका के प्रधान के सारे कार्यों को संपादित करती है। इसीलिए इसका नाम होता है वास्तविक कार्यपालिका। अर्थात संसदात्मक शासन में कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक नाम मात्र की या संवैधानिक कार्यपालिका, दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। तो जो संसदात्मक शासन है उसमें कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक नाम मात्र की होती है और एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका के सारे कार्यों का संपादन वास्तविक कार्यपालिका करती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। अर्थात यहाँ पर मंत्रिपरिषद होती है और जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका अपने प्रत्येक कार्यों के लिए संसदात्मक शासन में अपने प्रत्येक कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका में या व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती, उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका में यहाँ संसद में दो अंग होते हैं। संसद के दो सदन हैं, सदन। पहला लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा भारत के लिए। अब देखिए, तो एक तरह से देखें तो जो सत्ता की साझेदारी है इसमें तीनों अंगों पर एक दूसरे का नियंत्रण है। अब हमारे यहाँ संसदात्मक सरकार है तो देखिए कार्यपालिका अपने प्रत्येक कार्य के लिए संसद के प्रतिनिधि सभा अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाई गई है विशेष करके। तो व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर हो गया। कार्यपालिका जो है इसी तरह से न्यायपालिका का जो चयन है वो कार्यपालिका द्वारा की जाती है। और न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के प्रधान का शपथ दिलाती है। जैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हर एक अंग एक दूसरे अंग से कहीं न कहीं नियंत्रण में है। और यही नहीं, न्यायपालिका यदि अपने संवैधानिक ढंग से अर्थात संविधान के दृष्टिकोण से जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें कहीं न कहीं वह कदाचार या दुराचार में लिप्त पाई जाती है कोई भी वहाँ का न्यायाधीश, तो उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार व्यवस्थापिका को है। तो देखिए कि न्यायपालिका पर भी व्यवस्थापिका का पकड़ हो गया, कार्यपालिका पर ही व्यवस्थापिका का पकड़ हो गया। अर्थात यहाँ संसद को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। व्यवस्थापिका पर भी न्यायपालिका की पकड़ है। जैसे कोई भी व्यवस्थापिका ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान की मूल भावना का अतिक्रमण करती हो। यदि मूल भावना का अतिक्रमण करती है व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। अतः हम देखें तो जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है
इसके तहत सत्ता की जो साझेदारी है, इसमें जो सरकार के 3 अंग होते हैं, तीनों अंग अपने अपने कार्य के लिए स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे पर उनका आधिपत्य और नियंत्रण है, अर्थात अंकुश में रहने का वो भरसक प्रयास करते रहेंगे।